नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। फिर से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचे एक्यूआई। बीती रात आनंद विहार इलाके में 999 दर्ज हुआ है एक्यूआई। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई अभी भी 400 के पार पहुंचा है। दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। आरके पुरम में 433 आईटीओ पर एक्यूआई लेवल 452 दर्ज की गई है। पंजाबी बाग में अभी एक्यूआई 640 दर्ज की गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है और ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई अभी भी 400 के पार पहुंच चुका है। 999 एक्यूआई दर्ज की गई है। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति बेहद खराब है। आरके पुरम में 433 आईटीओ पर एक्यूआई 452 दर्ज की गई है। फिर से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा है एक्यूआई लेवल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह सवेरे की तस्वीरें। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है इस वक्त और अभी दिल्ली वासियों को इसको और झेलना होगा दिवाली के बाद खासकर। और तस्वीरें काफी भयानक होगी और दर्दनाक भी होगी। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, स्थिति बेहद खराब होती चली जा रही है। देखिए छोटी, बिल्कुल दिल्ली की राजधानी में लगातार जो है एक्यूआई की लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। बता देंगे जिस तरीके से एक्यूआई जो है आज दिल्ली में 999 दर्ज किया है। बता दें जिस तरीके से जहरीली गैस से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आने जाने को लेकर भी। जहाँ भारी वाहन है उनको पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी गई है और इवन भी नंबर जो है लागू कर दिए गए। दिल्ली के अंदर लगातार जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको देखते हुए सरकार पहले से ही गंभीर रूप से बताई जा रही है, पूरी तरीके से पूरी ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया गया। वहीं एनसीआर में जो है नोएडा, गाजियाबाद जो है तमाम ऐसे वाहन है उनको जो है पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। स्कूल में साफ तौर पर कह दिया गया है जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। वहीं प्राधिकरणों की बात की जाए तो प्राधिकरण जो है पानी का छिड़काव कर रही है। कंस्ट्रक्शन के जो काम है उन पर रोक लगा दी गई है, उनको जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है उस पर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। और टोल नाकों के में देख रहे हैं, टोल नाकों पर कि बाहरी वाहनों की एंट्री भी हो रही है। इस पर रोक कब तक लगेगी? पूरी तरीके से फॉर्मूला धरातल पे नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से टोल नाकों पर जो भारी वाहनों की आवाजाही है वो काफी तेज हो रही है। लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि सारे वाहनों को रोका जाएगा, डीजल के जो वाहन है उन्हें रोकने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। रेड लाइटों पर गाड़ी जो स्टार्ट रहती थी उन्हें बंद कराया जाएगा, वहां पर जो है बंद करके खड़ी होनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो है कोई जो है फॉलो का नाम मेरा और साथ जो है लगातार बढ़ रहा है। हवा जो है तो सांस लेने में दिक्कतों का सामना होना पड़ रहा है कि डॉक्टर भी खुद कह रहे हैं इस बातों को कि आखिरकार इस तरीके से घर से बाहर निकल रहे जहरीली हवा का जो गैस है इससे जो है लोगों को परेशानी हो रही है। वो मास्क लगा के निकले, आंखों पर चश्मा लगा के निकले, क्योंकि जिस तरीके देखा जा रहा है लगातार आंखों में जो जलन है वो काफी से हो रही है। साथ ये भी देखने को मिलता है लगातार लोगों में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि स्कूलों में वो भी बंद कर देने का आदेश देते हैं, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद, तो कोई सी भी ऐसा इलाका हो उनसे भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 तारीख तक जो है तमाम स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस को जो है बच्चों की जो क्लास चलती है वो ऑनलाइन तक कर दी गई है। और साथ ये भी है, देखा जा रहा है कि अभी और ज्यादा इसको हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि दीपावली का टाइम आ रहा है। दीपावली पर जो पटाखे बाजे रहा है उन पर भी जो है रोक, जो बैन है वो भी कर दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखा जाएगा कि किस तरीके से पॉल्यूशन से हम लोगों को जो निजात पाए और किस तरीके से इस पॉल्यूशन को खत्म होने का प्रयास जो है सरकार लगातार कर रही है। क्योंकि अब बता दें इस तरीके से अभी जो है 9 बजे में भी जो है काफी ज्यादा जो है प्रदूषण। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है राजधानी दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण और त्योहारों के मौके पर यहां पटाखे की खरीद बिक्री मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की है। दायर याचिकाओं पर कोर्ट टिप्पणी की है। अदालत ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रदूषण को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, हर कोई मामले को टालने पर लगा है। पराली हर हाल में जलनी बंद हो। जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है
के आदेश का अध्ययन करने के बाद सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या दी है। भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया है। जब आने वाली पीढ़ी कांग्रेस का इतिहास पढ़ेगी तो कांग्रेस को वोट देने की बात तो दूर, वो कांग्रेस को छूने के लिए भी नहीं तैयार होगी। साथ ही कहा है कि कांग्रेस ने हमारे इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। कांग्रेस के समय इतिहास में हमने पढ़ाया जाता था कि अकबर महान है, यानी ये महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते थे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी। भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी देखेगी, पढ़ेगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। और बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया जाएगा। जाति सर्वे के आंकड़े के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे के आर्थिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की है। अभी आरक्षण 12% है और बता दें कि बढ़ने का प्रस्ताव यानी कि BC प्लस EBC 43% हो जाएगा। और ऐसे में अभी आरक्षण EBC के यानी कि अति पिछड़े वर्ग के 18% है और बढ़ने का प्रस्ताव अगर पास हुआ तो 43% हो जाएगा। तो ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से आरक्षण है। तो पिछड़े यानी कि बैकवर्ड क्लास के लोगों का अभी जातिगत जनगणना से निकल के सामने आया कि 12% आरक्षण है। अगर बात की जाए इसके बढ़ने का जो प्रस्ताव में डाला गया है तो बैकवर्ड क्लास प्लस अति पिछड़ा दल यानी कि 43% वो हो जाएगा। और आदिवासी की बात की जाए तो अभी 1% है और ये बढ़ने का जो प्रस्ताव डाला गया है इसके बाद से 2% हो जाएगा। दलित 16% है। तो ग्राफिक के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। अभी आरक्षण पिछड़े वर्ग का 12% है और जो बढ़ने का प्रस्ताव डाला गया है उसमें अति पिछड़ा वर्ग दोनों को मिला के 43% हो जाएगा। अति पिछड़े वर्ग की बात कर लेते हैं। अभी आरक्षण 18% है और अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग मिला के 43% हो जाएगा, जैसे कि पहले भी बताया। अभी आरक्षण दलित वर्ग का वो 16% है और बढ़ने के बाद 20% यानी कि 4% का इजाफा इसमें देखने को मिलेगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ की कड़क छवि अपराधियों पर चलते बुलडोजर के साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के योगी सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, जिसका लाभ चुनावी सभाओं में उमड़ती भारी भीड़ के रूप में बीजेपी को मिलता है। यही वजह है कि योगी की लोकप्रियता इन दोनों चरम पर है और जिसको चुनाव के भुनने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। मिट्टी भर करके राजनीति को लेकर एक बार फिर से महाभारत के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हुई प्रदेश के सबसे लंबे पुल के नामकरण की कहासुनी के बाद एक बार फिर से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी को ललकारते हुए पुल का नाम अपने पिता के नाम फुरकान अंसारी के नाम करने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। नाम है नामकरण की राजनीति, यानी श्रेय की सियासत का, जिसका असर
प्रदेश के राजनेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कुछ वक्त पहले प्रदेश के सबसे लंबे पुल के नाम को लेकर सियासत हुई थी, जो अभी थमी नहीं थी, और अब एक और पुल के उद्घाटन और नामकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पुल का नाम अपने पिता फुरकान अंसारी के नाम पर कराने की बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये इनके पास मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दों से भटक चुकी है। अब आप बताइए, 18 साल भाजपा की सरकार रही, उसके बाद आपने एक भी पुल नहीं बनाया। आज अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुल बना रहे हैं तो अब नाम पे विवाद। मैं बीजेपी वालों को कहूँगा, पुल में आप भी आइए, मजा लीजिए, घूमिए, और जो डिस्टेंस शॉर्ट हुआ है उसका लाभ लीजिए। और हमारी सरकार है, हमारी सरकार आधुनिक दिसम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर पुल अगर घोषणा कर दिया है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने राज दिलाया ना, तो ये राज तो गुरु जी की देन है ना। कुछ वक्त पहले प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन ने सूबे में सबसे बड़े पुल का शिलान्यास किया था, जिसके बाद पहले ब्रिज बनाने का श्रेय किसे मिले, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई, जिस पर ब्रिज का नाम सेल्फी ब्रिज हटाकर दिसोम गुरु सांसद शिबू सोरेन के नाम पर रखने का सीएम ने ऐलान किया तो बीजेपी बिफर गई। बीजेपी ने मांग उठाई कि पुल का नाम बाबा तिलका मांझी के नाम से हो। सियासी तपिश ऐसी बढ़ी कि रातों रात इलाके के लोगों ने पुल पर ही बाबा तिलका मांझी के होर्डिंग और बैनर चस्पा कर दिए। आलम यह है कि आवाम की डिमांड को देखते हुए अब राज्य की हेमंत सरकार इसको लेकर विचार कर रही है, लेकिन इरफान अंसारी की अपने पिता के नाम पर पुल का नाम रखने की डिमांड से पहले सीएम हेमंत का अपने पिता के नाम पर सेतु का नाम रखने का ऐलान क्या परिवारवाद की सियासत को भी हवा नहीं दे रहा। आज इस ब्रिज का नामांकन आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर करने के लिए कहा, ये निश्चित रूप से हम अपने आंदोलनकारियों को सम्मान देते हैं। ये झारखंड का पहचान है, झारखंड की परंपरा है। हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलते और हम न कभी भूल पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक रूप से मांग की थी कि मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे बड़े पुल का नामकरण बाबा तिलका मांझी के नाम पर हो। और हमने बताया था कि बाबा तिलका मांझी को भगवान के रूप में संथाल परगना में पूजा जाता है। उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी थी और एक अंग्रेज जालिम कमिश्नर क्लेवेलैंड की तीर और गुलेल से मारकर हत्या कर दी थी। अब खबरें आ रही हैं कि उस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी जनता ने बाबा तिलका मांझी सेतु का होर्डिंग मयूराक्षी पुल पर लगा दिया है। तो अब जनता की भावना का कद्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि औपचारिक रूप से मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नाम बाबा तिलका मांझी के नाम पर करने की घोषणा करें। बहरहाल झारखंड में गरमाई सेहरा लूटने की सियासत में कोई भी किसी से कम नहीं है। ऐसे नाम को लेकर छिड़ी जंग में इरफान के अपने पिता के नाम पर पुल को रखने की डिमांड ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी महाभारत जारी रहेगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब तक 1.25 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं साइन। मुंबई के रोड शो से अब तक 30,000 करोड़ से ज्यादा के करार हुए हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट से पहले अभी तक आधे लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, यानी कि 1,24,200 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन हो चुके हैं। सीएम अब मिशन मुंबई के दौरे पर है। जी, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य में भी सियासत गर्म हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस इस मामले पर आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप
कर रहे हैं। भाजपा जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ कर रही है, उनके कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए राज्य में विकास को लेकर आश्वासन दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की माने तो ऐसा ही इन्वेस्टर समिट पहले भी राज्य में हो चुका है, लेकिन विकास धरातल पर नहीं हुआ है। इसलिए अब भी जो सरकार इन्वेस्टर समिट की बात कर रही है, वो भी सवालों के घेरे में है। 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट की दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न खड़े करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन होने की बात उस वक्त भी कही गई थी, लेकिन 10,000 करोड़ के भी नहीं यहाँ निवेश आए। तो ऐसे में धामी जी को 2018 के निवेशकों को पहले पहुंच बनानी चाहिए थी, ये त्रिवेंद्र जी का कहना है। और फिर उनका कहना है कि एमओयू साइन होने का मतलब निवेश आना नहीं होता है, कोई इस गफलत में ना रहे। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि भाजपाई गफलत में ना रहें, एमओयू केवल और केवल एक अनुबंध पत्र होता है। धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य चुना था, जिसमें अब तक इन्वेस्टर समिट से पहले ही 1,24,200 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हो चुके हैं। यानी धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट का आधा रास्ता पार कर लिया। मगर सवाल ये है कि आखिरकार विकास पर सियासी रार क्यों? इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंथुरा की रिपोर्ट। आगरा से दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची पिनाहट क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। झारखंड ईडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तार, जेलर नसीम खान और बड़ा बाबू दानिश को समन भेजा है और 7 नवंबर को बड़ा बाबू, 8 नवंबर को जेलर और 9 नवंबर को जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए ईडी ने रांची जोनल ऑफिस तलब किया है। बता दें कि शुक्रवार को ईडी की टीम राजधानी रांची के ओटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में करीब 4 घंटे तक छापेमारी की थी। बता दें कि सेंट्रल जेल में जांच के लिए ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देकर इजाजत मांगी थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने बड़ा बाबू का मोबाइल जब्त कर लिया था। वाराणसी में बीएचयू आईआईटी में छात्र के साथ अभद्रता मामले में माहौल गर्म दिखाई दे रहा है, जहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले बुधवार की रात बीएचयू आईआईटी में गन पॉइंट पर छात्रों को निवस्त किया गया था, जिसके बाद बीएचयू परिसर में आईआईटी की बाउंड्री वॉल का विरोध भी किया गया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में आक्रोशी छात्रों ने रोड मार्च निकाला। तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। यदि युवा खड़ा हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। तो वहीं बीते दिन को भी वृंदावन कॉरिडोर मामले में सुनवाई हुई, जहां याचिका की ओर से जारी टिकरी पर भी सवाल उठे और मंदिर व्यवस्था को लेकर भी सिविल कोर्ट की ओर से जारी टिकरी पर भी सवाल खड़े किए गए। जिसके बाद याचिका अधिवक्ता श्रेया गुप्ता ने मंदिर व्यवस्था को लेकर सिविल कोर्ट की ओर से जारी टिकरी को रद्द करने की मांग की, जिस पर सेवायतों के अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि डिग्री वापस लेने का अधिकार रिट कोर्ट को नहीं है, जिसको लेकर मंगलवार को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।